बिल्कुल। तो नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो किसी के भी जीवन में काफ़ी तनाव ला सकता है। फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय से नोटिस मिलना। हमारे पास एक लेख है, फैमिली कोर्ट नोटिस, सावधानियां और विचार। तो आज का मकसद है इस लेख से खास बातें निकालना, ताकि ये समझ सकें कि ये नोटिस प्रक्रिया क्या है, क्या सावधानियां बरतनी हैं और सही कदम क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना शुरू में ही बहुत जरूरी है कि फैमिली कोर्ट आखिर बने क्यों है। जैसा लेख में भी कहा गया है, इनका पहला काम सजा देना नहीं है, बल्कि कोशिश करना है कि पति पत्नी में सुलह हो जाए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि नोटिस मिलना एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है। तो सही जानकारी और तैयारी वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये फैमिली कोर्ट्स क्या हैं, मतलब कौन से मामले इनके दायरे में आते हैं। लेख तो साफ कहता है कि इनका पहला लक्ष्य है सुलह के जरिए विवाद खत्म करना। हाँ, सुलह पर जोर रहता है और इनके दायरे में कई तरह के मामले आते हैं, जैसे शादी से जुड़े विवाद हो गए, तलाक के केस हैं, या फिर शादी को शुरू से ही अमान्य घोषित कराना, जिसे नलिटी ऑफ मैरिज कहते हैं। अच्छा। और वो भी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9, जिसमें अलग रह रहे साथी को वापस बुलाने के लिए कोर्ट जाते हैं, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। फिर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के मामले, जो पहले सीआरपीसी 125 में थे, अब बीएनएसएस की धारा 144 में है। और हाँ, बच्चों की कस्टडी के मुकदमे भी यहीं चलते हैं। ये तो काफी चीजें हो गईं, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी पारिवारिक मामले हैं जो फैमिली कोर्ट में नहीं सुने जाते? ये जानना भी जरूरी होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। और लेखिए साफ बताता है, दो खास तरह के मामले हैं जो फैमिली कोर्ट के दायरे से बाहर हैं। एक तो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाले केस। अच्छा, डीवी वाले केस। हाँ, और दूसरे 498 आईपीसी वाले, मतलब दहेज प्रताड़ना के केस, जो अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में आ गए हैं। ये क्रिमिनल केस माने जाते हैं। तो फिर ये कहाँ जाते हैं? अगर फैमिली कोर्ट में नहीं तो कहाँ? ये मामले फिर इलाके के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलते हैं, फैमिली कोर्ट में नहीं। तो ये फर्क पता होना चाहिए, ताकि सही जगह अर्जी लगे, वक्त बर्बाद न हो। सही बात है। ये तो हुई दायरे की बात। अब लेख एक और बड़े मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि कोर्ट जाना बिल्कुल आखिरी, मतलब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, इस पर काफी जोर दिया गया है। तर्क ये है कि कई बार झगड़े की जड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बल्कि सिर्फ ईगो यानी अहंकार, या फिर बस शक होता है, बिना किसी ठोस आधार के। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं लेख में। हाँ, दिए हैं, जैसे पति किसी महिला सहकर्मी से काम की बात कर रहा है, या पत्नी ऑफिस के बाद अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ थोड़ी देर रुक गई। ऐसी छोटी बातों पर भी मतलब शक पैदा हो जाता है और बात बढ़ जाती है। और एक और वजह बताई है, जिसे लेख ने रिमोट कंट्रोल कहा है। रिमोट कंट्रोल रिश्तों में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बाहरी लोगों का दखल। जब पति या पत्नी अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि परिवार के किसी और सदस्य जैसे माँ, पिता, भाई बहन, उनके कहने पर चलते हैं, तो मसले सुलझने के बजाय उलझते जाते हैं। इसीलिए सलाह दी गई है कि भाई रिश्ते को थोड़ा टाइम दो, विश्वास बनाओ, फालतू बहस से बचो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और दूसरों के बहकावे में मत आओ। और अगर कोई ये सब ना करे और सीधा वकील के पास पहुंच जाए केस करने, लेख इस बारे में क्या कहता है? उसे लेख ने सबसे बड़ी भूल कहा है, खासकर अगर मामला गंभीर धाराओं का हो, जैसे 498A या घरेलू हिंसा। मतलब तुरंत ऐसे केस फाइल कर देना। लेकिन क्यों? इसे इतनी बड़ी भूल क्यों माना गया है? एक के शब्द हैं, जो एक छोटी सी संभावना बची हुई थी कि शायद आप बातचीत करते तो घर बस सकता था, वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि इतने गंभीर इल्जाम लग जाएं तो फिर विश्वास कहाँ बचता है। और लेख ये भी कहता है कि झूठे केस करके किसी को झुकाया नहीं जा सकता, दूरियां ही बढ़ती हैं और मामला फिर सीधा तलाक की तरफ चला जाता है। तो संदेश साफ है, पहले घर में ही सुलझाने की पूरी कोशिश करो। बिल्कुल, प्लीज कोशिश करके उसको घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। और कोर्ट जाने के नुकसान भी बताए हैं, टेंशन, भावनाएं आहत होना, और फिर समय, पैसा, जिंदगी सब बर्बाद होता है। तो निचोड़ यही है कि कोर्ट बस आखिरी चारा होना चाहिए। हाँ, कोर्ट आपका सदैव अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। चलिए मान लिया कि भाई सब कोशिशें नाकाम रहीं और नोटिस आ ही गया, तो ये नोटिस मिलता कैसे है? क्या तरीके हैं इसके आने के? लेख 3 मुख्य तरीके बताता है। पहला, डाक से आएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से। दूसरा, कोर्ट का कोई कर्मचारी मतलब प्रोसेस सर्वर, वो खुद लेकर आएगा। अच्छा।
और तीसरा पुलिस के जरिए भी आ सकता है, खासकर अगर मामला थोड़ा सीरियस हो। और अगर कोई जानबूझकर नोटिस ना ले तो दरवाजा बंद कर लिया, मिला ही नहीं, क्या तब बच सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप डाक या कोर्ट कर्मचारी से नोटिस नहीं लेते तो कोर्ट दूसरे तरीके अपनाता है। आखिर में अखबार में इश्तिहार छपवा देते हैं, जिसे पेपर पब्लिकेशन कहते हैं। पेपर पब्लिकेशन। हाँ, और उसे ही कानूनी तौर पर नोटिस की तामील या सर्विस मान लिया जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि आपको सूचना मिल गई है, चाहे आपने वो अखबार पढ़ा हो या नहीं। तो प्रक्रिया रुकती नहीं, केस आगे चलता रहता है। अरे बाप रे, मतलब नोटिस लेने से इनकार करना तो कोई हल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। शायद नोटिस मिल गया, अब उसे लेते समय क्या सावधानियां रखनी है? लेख ने इस पर बहुत जोर दिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली बात, नोटिस उसी को लेना चाहिए जिसके नाम पर है। नोटिस उसी को रिसीव करना चाहिए जिसके नाम पर भेजा गया है। कई बार घर का कोई और ले लेता है, पर जिम्मेदारी उसी की बनेगी जिसके नाम नोटिस है। उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, तो बेहतर है सही व्यक्ति ही रिसीव करे। ठीक है, दूसरी सावधानी? दूसरी, और ये बहुत अहम है, नोटिस लेने से कभी मना ना करें। ये सोचना कि मना कर देंगे तो बच जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। जैसा अभी कहा, केस तो आगे बढ़ता ही रहेगा आपकी गैर हाजिरी में भी। कोर्ट के अंदर बकायदा आपका केस नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पर चलता जा रहा है। हो सकता है एक तरफा फैसला हो जाए, और खासकर अगर पुलिस नोटिस लेकर आई है तब तो बिल्कुल वापस नहीं लौटाना है, लेना ही है। ओके, नोटिस ले लिया, अब तीसरी सावधानी क्या? तीसरी है कि जब रिसीविंग कॉपी पर साइन करें तो सिर्फ साइन ना करें, उसके नीचे अपना फोन नंबर लिखें और तारीख और समय भी जरूर डालें जिस वक्त आपने रिसीव किया। अच्छा, तारीख और समय लिखना क्यों जरूरी है? इसका क्या फायदा? इसका सीधा कनेक्शन जवाब देने के टाइम लिमिट से है। नोटिस मिलने के बाद आमतौर पर 30 दिन के अंदर आपको अपना लिखित जवाब यानी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में देना होता है। अगर आपने तारीख समय नहीं लिखा तो भेजने वाला कोई भी तारीख डाल सकता है। आपकी टाइम लिमिट गड़बड़ा सकती है, देर हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। तारीख लिखने से पक्का रहता है कि आपको नोटिस कब मिला। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। चौथी सावधानी? चौथी है ये चेक करना कि नोटिस असली है भी या नहीं। उस पर कोर्ट की स्टैंप है यानी मोहर है, किसी अधिकारी के साइन है, सिग्नेचर बकायदा है या नहीं है। क्योंकि लेखक कहता है कभी कभी लोग बस डराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए फर्जी नोटिस भेज देते हैं वकील के लेटर हेड पर या वैसे ही। असली कोर्ट नोटिस पर मोहर और दस्तखत जरूर होते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। और पांचवी सावधानी जिसे लेख सबसे जरूरी बता रहा है? हाँ, पांचवी और शायद सबसे अहम, पिटीशन की कॉपी मांगना। लेख साफ कहता है सही मायने में आपका जो नोटिस है या समन है उसकी तामील तभी मानी जाती है अगर उसके साथ आपको पिटीशन की कॉपी भी मिली हो। पिटीशन ही वो मेन कागज है जिसमें लिखा होता है कि आपके खिलाफ क्या केस है, क्या मांगा गया है। सिर्फ नोटिस से पूरी बात पता नहीं चलती। लेकिन अगर नोटिस देने वाला, मान लीजिए पोस्टमैन या कोर्ट का आदमी, वो सिर्फ नोटिस ही दे रहा है, पिटीशन लाया ही नहीं, तब क्या करें? मना कर दें? नहीं, मना तो करना ही नहीं है। लेख इसका भी तरीका बताता है। जब आप नोटिस की रिसीविंग पर साइन कर रहे हो तो साइन के साथ वहीं लिख दें कि पिटीशन की कॉपीज नोटिस के साथ हमको नहीं मिली है। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या होगा? इससे रिकॉर्ड बन जाएगा कि आपको पूरी चीज नहीं मिली। फिर जब आप कोर्ट जाएंगे तो जज साहब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कॉपी मिलने के बाद भी जवाब क्यों नहीं दिया। आप बता सकते हैं कि कॉपी मिली ही नहीं थी। तब आपको कोर्ट से कॉपी मिल जाएगी और जवाब देने का टाइम भी मिल जाएगा। मतलब आप बेवजह की डांट और परेशानी से बच जाएंगे। और बिना पिटीशन पढ़े आप अपना बचाव तैयार भी कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। ये सारी बातें तो नोटिस लेते वक्त ध्यान रखने की हैं। अब मान लीजिए नोटिस ठीक से मिल गया, पिटीशन भी मिल गई, या तो साथ में या बाद में कोर्ट से। अब आगे क्या? नोटिस और पिटीशन मिलने के बाद पहला काम है उसे ध्यान से पढ़ना, समझना, पूरा मामला समझने की कोशिश करें। उसके बाद लेख एक बहुत जरूरी बात कहता है, एकदम से रिएक्ट करने के बजाय अपने खुद के दिल को पूछ लें, तय कर लें कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं। अपनी सारी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावनाओं पर काबू और दिल से पूछना, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब गुस्से में या टेंशन में फौरन कोई जवाबी कार्रवाई करने से पहले रुके, सोचे। जैसे लेख में है, मान लीजिए नोटिस मिला 15 मई को, पेशी है 12 जुलाई को, तो करीब 2 महीने हैं। इस टाइम में ठंडे दिमाग से सोचे आपकी प्रायोरिटी क्या है।
क्या आप सच में रिश्ता बचाना चाहते हैं? बच्चों का क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से? ये एक तरह से आत्ममंथन का वक्त है। लेखन एक थोड़ी कड़वी सच्चाई का जिक्र भी करता है। हाँ, वो ये कि अगर सामने वाले ने आप पर कई सारे केस एक साथ कर दिए, 498A, डीवी, तलाक, मेंटेनेंस, कस्टडी, तो थोड़ा यथार्थवादी बने। क्या आपको सच में लगता है कि इतने सब के बाद भी सुलह की कोई गुंजाइश बची है? लेख पूछता है। क्या आपको लगता है कि अब आपकी पत्नी आपके पास आकर के रहने वाली है? नहीं, ये मुश्किल सवाल है, पर इस पर सोचना जरूरी है ताकि आप सही फैसला ले सकें। और वो जो होता है ना कि तुमने केस किया तो मैं भी करूंगी, मतलब जवाबी केस करना। हाँ, उसको लेकर भी लेख आगाह करता है, सिर्फ बदला लेने के लिए या गुस्से में जवाबी केस करने से बचे, क्योंकि लेख के मुताबिक सामने वाली पार्टी बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाली। अल्टीमेटली आपको कोर्ट में जज के सामने जवाब देना है, तो असली परेशानी आपके साथ आने वाली है। अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है तो झूठा या कमजोर केस आपकी ही पोजीशन कोर्ट में खराब कर सकता है। तो ठीक है, सोच विचार कर लिया। अब जब पहली बार कोर्ट में पेश होना है तो वहां क्या करना चाहिए? पहला कदम क्या हो? लेख एक बहुत क्लियर सुझाव देता है। कोर्ट में अपनी बात रखते हुए सबसे पहले जो आपने बात रखनी है वो मीडिएशन की रखनी है। मतलब कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। मीडिएशन क्यों? उसका क्या फायदा होगा? मीडिएशन में एक न्यूट्रल तीसरा आदमी होता है, मध्यस्थ, जो कोर्ट तय करता है। वो दोनों पार्टियों को बिठाकर बात करवाता है, समझौते की कोशिश करता है। फायदा यह है कि कोर्ट के फॉर्मल माहौल से हटकर शायद थोड़ी अनौपचारिक बातचीत में सामने वाला पक्ष अपने मन की बात कह दे। वो असल में क्या चाहती है जो शायद पिटीशन में ना लिखा हो। ले कहता है मीडिएशन में हो सकता है कि वो अपने दिल की बात कह दे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या समझौता हो सकता है या अलग होना ही ठीक है। मतलब आपको अपनी दिशा तय करने में मदद मिल सकती है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मुख्य बातें क्या हैं? सार यही है कि फैमिली कोर्ट का नोटिस एक सीरियस चीज है। इसे हल्के में ना लें, पूरी गंभीरता से लें। जो सावधानियां बताएं उनका ध्यान रखें। नोटिस लेने से मना ना करें। साइन के साथ डेट टाइम लिखें और सबसे जरूरी पिटीशन की कॉपी जरूर लें। और हाँ, 30 दिन में जवाब देना भी जरूरी है। और मानसिक तौर पर? हाँ, वो भी उतना ही जरूरी। भावनाओं पर कंट्रोल रखें, जल्दबाजी ना करें, गुस्से में फैसले ना लें और कोर्ट को सच में आखिरी रास्ता समझें। मीडिएशन जैसे विकल्प को मौका दें। सुनने में ये बातें छोटी लग सकती हैं, पर जैसा लेख कहता है, इसके परिणाम अक्सर बहुत गंभीर होते हुए हमने कोर्ट के अंदर देखे हैं। लापरवाही या आधी अधूरी जानकारी से लोग और फाए जाते हैं। सही जानकारी और ठंडा दिमाग, शायद यही इस मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या ये कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले रिश्ते में जो संवाद की कमी आई, जो आपसी समझ घटी, उसे ठीक करने के लिए सही कोशिशें हुई थीं? अक्सर लगता है कि अगर ईगो, गलतफहमी और बाहरी दखल को समय पर संभाल लिया जाए तो शायद कई झगड़े कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। सोचने की बात है कि किसी रिश्ते में ऐसी नौबत आने ही क्यों दी जाए।